साथियों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अगर हम ग्लोब अक्षांश और देशांतर की बात करें तो आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी हमारी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, यह जो है ध्रुवों पर चपटी, और अगर हम बीच की बात करें तो बीच में उभरी हुई प्रतीत होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसा दिखाई देती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कक्षा 6 की सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का ध्रुव रूप में एक वास्तविक चित्र है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चित्र में कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारे ध्रुवों पे चपटी है और बीच में उभरी हुई है, यह गोलाकार नहीं है पूर्ण रूप से। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखें क्या दिया है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्षांश कहा जाता है। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को अर्थात हम कह सकते हैं जैसे हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी में यहाँ से एक रेखा रहती है, एक ध्रुव रहता है, इसको और इसको जो एक दूसरे से होकर गुजरती है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, जैसा हमने आपको दिखाया अभी को, और ऐसा कुछ पृथ्वी पर नहीं है। यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि ऐसे पृथ्वी पर बना होता है कि यह कोई ऐसा पृथ्वी पर बना हुआ ध्रुव नहीं है, ऐसी कोई कील नहीं है जो कि पृथ्वी को इस पार से इस पार लेके जा रही है। यह एक काल्पनिक रेखा है। यह अन्य काल्पनिक रेखाएं भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक, तो हम आगे देखते हैं क्या कहता है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थिर आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं
कि इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जा रहा है, और इसके नीचे जो दूसरा वाला पोल है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कह रहे हैं। इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। ठीक, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, जैसा कि यहाँ वृत्त बन रहा है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव पर स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका मापन होगा 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर ध्रुवीय विषुवत वृत्त 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोन्टे विषुवत वृत्त 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अगर हम चित्र की बात करें तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ से यहाँ उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री उत्तर में होता है और दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री दक्षिण में होता है। अगर हम इस बीच वाली रेखा की बात करें तो इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं या विषुवत वृत्त कहते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। अगर हम इस रेखा की बात करें तो इसको कर्क रेखा कहते हैं। यह 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित होती है। और इस रेखा की अगर हम बात करें तो इसको मकर रेखा कहते हैं। यह 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित होती है। इस दक्षिण ध्रुव वृत्त और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और अगर हम उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव और कर्क रेखा के बीच के जो क्षेत्र है इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा की अगर हम बात करें तो इसके बीच जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये हमारा उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है।
यहाँ पे तापमान सबसे अधिक होता है और जहाँ पे तापमान कम होता है यहाँ पे तापमान कम होता है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या दिया है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी हैं। अब आगे की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, जैसा कि ऊपर अभी हमने आपको बताया है पीछे। पृथ्वी के ताप कटिबंध की अगर बात करें तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। जो यहाँ पे हमने अभी आपको क्षेत्र बताया है, इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक ऊष्मा होती है, यहाँ पे सबसे अधिक ऊष्मा होती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछा होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र के तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं आ पाती हैं, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव में भी शीत कटिबंध यहाँ पे होता है। देशांतर क्या है? अगर हम देशांतर की बात करें तो ये सारी रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये सब की सब देशांतर रेखाएं हैं। अर्थात जो ऐसी रेखाएं हैं जो ऊपर से नीचे आ रही हैं वो देशांतर है, और जो ऐसे साइड में जा रही हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। देशांतर किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा के पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों से मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभक्त किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, जैसा कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ इनकी दूरी शून्य हो जाती है, इनके बीच का ढेर 0 हो जाता है, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब भी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब गोलों पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आप उस बिंदु को देखेंगे जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले 36 तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं
एवं संख्याओं 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, ङ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया है। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ, ख डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। आसानी समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। जैसा कि अगर हम बात करें तो अगर ये मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री है, अगर 82.5 डिग्री की बात करें तो ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, तो इसके पूर्व में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, तो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, तो इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। अगर हम पूर्व की बात करें तो इधर समय जो है, इधर जाने पे समय बढ़ेगा और इधर आने पे समय बढ़ेगा। अगर इधर समय माइनस होगा और देखिए इधर समय प्लस होगा, इस रेखा के इधर प्लस होगा, इस रेखा के इधर समय माइनस होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपना 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 मिनट घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगी। 15 × 4 = 7 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाने। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया है। इसको 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर कहते हैं। इधर आपका पूर्व हो गया और इधर आपका पश्चिम हो गया। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाए। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा यहाँ समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरी विस्तार अधिक होता है,
जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।